नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस। हम लोग विविध पहलू के बारे में पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एजुकेशन का मतलब क्या है। अभी भी वो बात जो पहले डिस्कशन के तौर पे चलता है अभी भी चल रहा है। मातृभाषा में शिक्षा हो, वैल्यू एजुकेशन हो, या नया जो आया है इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई शिक्षा का क्या स्वरूप हो। और साथ में एक जो फिलॉसफी है कि सा विद्या विमुक्ति विद्या एजुकेशन लिबरेटिंग फोर्स है, उसका क्या मतलब है, कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या योगदान होना चाहिए। इन विविध पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने शिक्षाविद श्री अतुल कोठारी जी। आप शिक्षा को लेकर कंसर्न रखते हैं और देश भर में कई प्रवास करके और कई संगोष्ठी करके शिक्षा में क्या सुधार की संभावना है, कैसे उसको लाया जाए, और विभिन्न फोरम पे शिक्षा के उत्थान के लिए और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए और नई पीढ़ी के निर्माण में कौन सी शिक्षा उपयुक्त शिक्षा है, इसको लिए आप बात रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज आपको हम लोग सुनेंगे और एक शिक्षा का जो इस पहलू है इस पर भी जानकारी मिलेगी। इस उम्मीद के साथ श्री कोठारी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। सबसे पहले तो सीईसी का और विशेष करके अमरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही एक प्रस्तुत उचित विषय पर आज चर्चा आयोजित की है। वास्तव में आज जो देश में जो समस्याएं ध्यान में आ रही है हमारे सामने, मैं कहता हूँ ये सारी जो समस्याएं हैं वो रिजल्ट है, परिणाम है। वास्तविक रीज़न और कारण तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है। आज जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन चलाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, आंदोलन चलना चाहिए, इससे जागरूकता आएगी, लोगों में कुछ अच्छे कानून बन गए तो कुछ सुधार हो सकता है। परंतु क्या जन जन के मन में जो भ्रष्टाचार के बीज बोए गए वो समाप्त हो जाएंगे क्या? तो वो संभव नहीं है। तो जब तक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक ये बातें संभव नहीं होगी। तो इस दृष्टि से शिक्षा के संदर्भ में जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, शिक्षा की हमारी फिलोसॉफी क्या है, क्या शिक्षा का दर्शन हमारा है, और उस दर्शन आज प्रस्तुत है क्या, आज उसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है क्या, इस पर आज कुछ चिंतन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ शब्द कहा गया है कि शिक्षा का दर्शन। तो दर्शन वो है, दर्शन इससे निकलता है कि कोई भी बात है, कोई भी विषय है, उसको तर्कपूर्ण, विधिसम्मत, सुनियोजित ढंग से निरंतर प्रक्रिया की जाए, वो दर्शन है। तो ये दर्शन की जो बात है, तो दर्शन ये प्रत्येक राष्ट्र का दर्शन, जीवन दर्शन जो होता है उसके आधार पर शिक्षा का दर्शन विकसित होता है। और दूसरी बात कहे कि शिक्षा का जो दर्शन विकसित होता है वो राष्ट्र का जीवन दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस दृष्टि से यूनेस्को की डेलस कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा है कि किसी भी देश की शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए। तो उस पर कहा है कि उस देश की संस्कृति और उस देश के विकास के अनुरूप, वहाँ के कल्चर और डेवलपमेंट के अनुरूप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित है कि हर देश का कुछ बातें तो समान रहती है दुनिया भर में, लेकिन विविधता रहती है, भिन्नताएं रहती है। तो उसके आधार पर वहाँ का दर्शन विकसित होता है। जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, दर्शन की हमारी मूलभूत बात बहुत संक्षिप्त और एक छोटे से शब्दों में उन्होंने कह दिया कि व्यक्ति के अंतर जो अंतर्निहित शक्ति पड़ी है उसको उद्घाटित करना, उसको बाहर लाना, यही शिक्षा का तात्पर्य है। यानी एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन।
ये बहुत एक छोटी बात, छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात विवेकानंद जी ने कह दी है। तो मनुष्य के अंदर जो शक्ति पड़ी हुई है उसको उद्घाटित करना, उसको बाहर लाना, यही शिक्षा का तात्पर्य है। और डेलस कमेटी का जो रिपोर्ट है उनका हेडिंग, उनका शीर्षक भी यही है, ट्रेजर विद इन। और उसमें उन्होंने बात की है लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। तो जो बात विवेकानंद जी ने कही उसी को एक अलग शब्दों में कि खजाना अपने अंदर है, यही बात डेलस कमेटी के रिपोर्ट ने भी कही है। तो ये जो मूलभूत बात है कि व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित शक्ति पड़ी हुई है उसको बाहर लाना, यानी ज्ञान अंदर है, पड़ा हुआ है, तो उसको बाहर लाने का एक प्रयास जो है शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है फिलोसॉफी की दृष्टि से विचार करें तो। दूसरी बात है कि शिक्षा का एकात्म स्वरूप होना चाहिए। खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में शिक्षा के बारे में सोच नहीं होनी चाहिए। आज कहीं ये स्वरूप दिखाई देता है। तो शिक्षा का एक समग्र स्वरूप होना चाहिए, एकात्म स्वरूप होना चाहिए, इंटीग्रल अप्रोच होना चाहिए शिक्षा का। तभी उसमें से एक निरंतर एकात्म स्वरूप का ऐसा व्यक्तित्व, समग्र विकसित ऐसा व्यक्तित्व बाहर आता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिकन में कहा है शिक्षा के संदर्भ में कि सत्य का साक्षात्कार और उसका भी सर्वांगीण विचार अर्थात शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समग्र विकास, ये समग्र विकास की बात की है। अपने यहाँ उपनिषद के पंचकोश की जो बात है वो भी समग्रता की बात है। उसमें अन्नमय कोश यानी शारीरिक विकास, प्राणिक विकास प्राणमय कोश, मनोमय कोश मानसिक विकास, विज्ञानमय कोश बौद्धिक विकास और आनंदमय कोश आत्मिक विकास। तो ये व्यक्ति के समग्र विकास की बात है। जब तक व्यक्ति का समग्र विकास नहीं होगा तब तक व्यक्ति अधूरा रहेगा। और हमारा कुल मिलाकर हमारे देश का चिंतन भी यही कहता है कि हम हर विषय का समग्रता से विचार करते हैं। तो इस प्रकार का विद्यार्थियों को अगर पंचकोश आधारित शिक्षा दी जाएगी तो उनका एक समग्र विकास होगा और उससे जो व्यक्तित्व निखरेगा। हमने एक सिलेबस तैयार किया है, चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का समग्र विकास, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये पंचकोश आधारित विकास की अगर संकल्पना ठीक से शिक्षा में लागू होगी तो उस छात्रों का कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत अच्छा होगा। और आज सबसे बड़ा संकट जो देश में है वो क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर है। देश में क्या, दुनिया में यह संकट है। और उस क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर का ही एक परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में हमको दिखाई देता है। तो शिक्षा का आधारभूत बात ये होनी चाहिए कि छात्रों का समग्रता में विकास और उसका कैरेक्टर बिल्डिंग, और इसके आधार पर जो उनका दृष्टिकोण विकसित होगा, जिसको एक प्रकार से हम कहते हैं सप्तपदी, वो सिर्फ स्वयं का विचार नहीं करेगा। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि, समष्टि, ये सबका एक साथ विचार, एकात्म विचार, ये विचार इसमें से निकलता है और इस प्रकार का दृष्टिकोण उन छात्रों में विकसित होता है। और मैं कहता हूं कि शिक्षा का जो स्वरूप ये हमारा दर्शन है उसके आधार पर अगर स्वरूप विकसित किया जा सकता है आज तो भी, तो उससे तीन बात अभिप्रेत हैं। एक तो चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का समग्र विकास यानी कैरेक्टर बिल्डिंग और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरी बात है कि राष्ट्र और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। और तीसरी बात है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का, समस्याओं का समाधान। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व विकसित इसमें से होगा। आज जैसे एक बहुत बड़ी समस्या, एक विश्व की समस्या है जिसको आज ग्लोबल वार्मिंग नाम से हम कहते हैं, पर्यावरण का संकट जो दुनिया में है,
ये क्यों है? क्योंकि ये दृष्टि का विकास नहीं हुआ इसलिए। क्योंकि दुनिया में पिछले अनेक वर्षों से इस ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में काफ़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही है, सम्मेलन हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, बहुत चिंतन किया जा रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो आगे ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि सिद्धांतिक दृष्टि से तो बातें हैं सब, लेकिन व्यवहार में वो बातें नहीं आ रही है। इसलिए जब तक इस प्रकार का व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार का नहीं होगा कि मेरे जीवन से मेरे इस बात की शुरुआत करनी है, इस प्रकार का व्यक्तित्व का विकास जब होगा, प्रथम पुरुषीय विचार जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार की एक समग्र विकास की कल्पना जिसमें व्यक्ति स्वयं के विकास की बात तो है ही, साथ साथ सृष्टि परमेष्टि यानी नेचर का भी विचार है, विश्व का भी विचार है, देश का भी विचार है, सब विचार सम्मिलित है इसमें। इस प्रकार का व्यक्तित्व का विकास, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन हमारे शिक्षा का है। इसी प्रकार आज भौतिकता की अंधी दौड़ चली है और अनेक समस्याओं का संकट वहीं से शुरू होता है। तो हमारे दृष्टिकोण से शिक्षा में चतुर्थ पुरुषार्थ की बात हमने की है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी कई बार ऐसे कहते हैं कि हमारा भारत का मूल आधार है वो आध्यात्मिकता है, यानी आध्यात्मिकता यानी भौतिकता की बात हमने छोड़ दी है, ऐसा नहीं है। मूल बेस आध्यात्मिकता आधारित है, लेकिन भौतिकता भी साथ साथ जुड़ी हुई है। दुनिया से भारत में ही लूटने के लिए लोग आए थे, आक्रमण किए थे। अगर भौतिक दृष्टि से हम संपन्न नहीं होते तो क्यों आते? तो इस दृष्टि से भौतिकता और आध्यात्मिकता का विचार, ये चतुर्थ पुरुषार्थ में दोनों बातें हैं। अर्थ और काम इसमें चतुर्थ पुरुषार्थ में प्रमुख रूप से है, लेकिन अर्थ और काम का विचार धर्माधिष्ठित, यानी धर्म के आधार पर, यानी समाज के हित को ध्यान में रखकर। धर्म का भी आज विकृत अर्थ किया जा रहा है, पंथ मजहब संप्रदाय के आधार पर धर्म को जोड़ा जाता है। धर्म ये है कि परहित समान न कोई धर्म, जिसमें दूसरों को हित की बात समाहित है, वो धर्म की बात है, कर्तव्य की बात है। तो अर्थ और काम में इस प्रकार विस्तार, अर्थ और काम का इस प्रकार उपयोग धर्माधिष्ठित हो, तो ये समग्रता की बात, ये एक महत्वपूर्ण हमारे दर्शन की बात है। दूसरी बात है कि विविधता में एकता, क्योंकि देश, दुनिया, प्रदेश सब में विविधता है। एक बालक भी, एक क्लास में बालक बैठे, 30 बालक बैठे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी समान नहीं है। तो इसलिए सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए, ये दृष्टिकोण बहुत योग्य नहीं है। हाँ, कुछ बातें जरूर समान हो सकती है, लेकिन कुछ आधारभूत बातें जो है, कुछ सैद्धांतिक बातें हैं, बेसिक थॉट है, वो तो कॉमन हो सकता है, लेकिन बाकी वहाँ की देश, काल, परिस्थिति, वहाँ की आवश्यकता, उसके अनुसार शिक्षा का विचार करना पड़ेगा। तो विविधता तो रहनी चाहिए, लेकिन इसका एकात्म स्वरूप भी रहना चाहिए। इसलिए बेसिक थॉट हमारा है वो कॉमन हो सकता है, लेकिन विविधता भी उसमें रहनी चाहिए। इसलिए विविधता में एकता। इसलिए कई बार हम लोग जिसको कहते हैं कि हम विदेश से कोई अच्छे पाठ्यक्रम है, कोई अच्छी बात है, जरूर लाए, लेकिन एज इट इज उसको हम न लागू करें। हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे देश के लिए क्या उपयोगी है, यहाँ की परिस्थिति में क्या आवश्यकता है, इसका विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में जो सिलेबस है वो एज इट इज यहाँ लागू कर दिया गया, तो उसका उचित परिणाम नहीं प्राप्त होगा। इसलिए दुनिया की अच्छी बातें जरूर आनी चाहिए। लेट कम थॉट कम फ्रॉम ऑल साइड, लेट नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल साइड। दुनिया के अच्छे विचार सारे आने चाहिए, लेकिन अपनी परिस्थिति के अनुरूप उसका उपयोग होना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था आवश्यक है। तो ये एक महत्वपूर्ण दर्शन है हमारा
कि विविधता में एकता। दूसरा है कि फैमिली कॉन्सेप्ट। शिक्षा एक परिवार है। हमारे यहाँ ये फैमिली कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में एक यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में यूनिक है ये कॉन्सेप्ट। और इसीलिए हमारे यहाँ ही कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये कॉन्सेप्ट शिक्षा के माध्यम से विकसित धीरे धीरे होता है। तो शिक्षा भी एक परिवार है। तो ये एक हमारा मूलभूत दर्शन की बात है। और शिक्षा ये व्यवसाय नहीं था हमारे यहाँ कभी। शिक्षा ये सेवा का माध्यम है। एजुकेशन इज ए चैरिटी, इज ए नॉट प्रोफेशन। तो आज शिक्षा व्यवसाय बन गया, धंधा बन गया। इस कारण अनेक संकट निर्माण हुए हैं कि जिसके पास अधिक पैसा है वो अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। जो बहुत विद्वान है बच्चा, लेकिन पैसा के अभाव में उनको एडमिशन प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से हमारी प्रतिभाएं कुंठित हो रही है आज। इसलिए शिक्षा ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूर आज के संदर्भ में उसका विचार करना पड़ेगा कि पहले जैसे कोई शुल्क की सिस्टम ही नहीं थी, फीस सिस्टम ही नहीं थी कोई, इस प्रकार आज नहीं चलेगा। लेकिन कोई भी बालक, बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा प्राप्त न कर सके, ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसकी व्यवस्था का हमने विचार करना चाहिए। तो शिक्षा ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन हमारा है। और शिक्षा से पूर्णत्व की प्राप्ति, व्यक्ति पूर्णत्व की आगे बढ़े, जिसको कहा सा विद्या मुक्ते। एक मंत्र और बहुत अच्छा है कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, और मृत्यु से अमरत्व की ओर यानी सारे बंधनों से जो मुक्ति दिला दे। उस प्रकार का ये शिक्षा का दर्शन हमारे यहाँ है। आज उसमें कुछ कमी आई है, उस कारण से ये सारी समस्याएं हमको ध्यान में आ रही है। प्रश्न उठता है क्या इसकी आज प्रैक्टिस की जा सकती है? मैं कहता हूं हाँ, की जा सकती है। स्वरूप अलग हो सकता है। जो स्वरूप पहले था, पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, आश्रम शालाएं थी, वो शायद आज संभव नहीं है। लेकिन वो जो परिवार कॉन्सेप्ट, फैमिली कॉन्सेप्ट एजुकेशन में था, वो तो आज यथावत आवश्यक है ही। तो इसलिए जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, या जो हमारा दर्शन है शिक्षा का मूलभूत आधारभूत फिलोसॉफी है हमारे एजुकेशन की, उसको आज के संदर्भ में कैसे ढाल सकते हैं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन और आधुनिकता का दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। जैसे आज एनवायरनमेंट का इतना बड़ा संकट है, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में है। उस एनवायरनमेंट के बारे में, नेचर के बारे में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, यह हमारे ग्रंथों में दिया गया है। लेकिन एनवायरनमेंट का कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस पर काम किया है, कर भी रहे हैं, कि इसमें से ये सारी बातें निकालना और आज के पाठ्य पुस्तकों में इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट के बारे में ये सोचना पड़ेगा। कई बार ये कहते हैं कि प्राचीन बात करेंगे तो क्या हम आधुनिकता के विरोधी है। ये सोच ठीक नहीं है। जो सारा प्राचीन है वो श्रेष्ठ है और आधुनिक है सारा गलत है, ये दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है। जो आधुनिक है वही श्रेष्ठ है और प्राचीन है वो सारा कूड़े में डालने लायक है, ये दोनों एक्सट्रीम दृष्टिकोण ठीक नहीं है। दोनों का समन्वय की आवश्यकता है, प्राचीन और आधुनिकता का। आज हमको कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी बातें चाहिए कि नहीं चाहिए? आज मैं आप के सामने यहाँ बोल रहा हूँ और आप देश भर में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको चाहिए, जरूर चाहिए। इसलिए हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स पर काम करते, तो वैदिक मैथमेटिक्स का आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे उपयोग हो सकता है, कंप्यूटर और वैदिक मैथमेटिक्स को जोड़ने से क्या लाभ हो सकता है, इस पर हमारा काम चल रहा है।
तो आधुनिकता और प्राचीन ये दोनों का समन्वय हमको करने की आवश्यकता है। साथ साथ व्यवहार और सिद्धांत का संतुलन करना पड़ेगा। जैसे अब्दुल कलाम जी ने एक उदाहरण देकर अपनी किताब में लिखा है कि उनके क्लास टीचर उनको पक्षी कैसे उड़ान भरते हैं ये समझा रहे थे। उन्होंने पूछा समझ में आया, तो बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो उन्हें कोई बात नहीं, हम समंदर किनारे जाएंगे। सब बच्चों को समंदर किनारे ले गए और वहां जाकर वो समझाया तो सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो ये प्रैक्टिकल है, सब विषय में ऐसा होना चाहिए। सिर्फ साइंस में प्रैक्टिकल होगा और वो भी क्लासरूम में प्रैक्टिकल होगा, ये दृष्टिकोण अधूरा है। इसलिए प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का संतुलन, सिद्धांत और व्यवहार, इनका संतुलन करना पड़ेगा। साथ ही विज्ञान और आध्यात्म का भी समन्वय करना पड़ेगा। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, लेकिन विज्ञान का दुनिया के, समाज के, लोगों के हित में उपयोग, ये दृष्टिकोण कहां से मिलेगा? वो स्पिरिचुअलिज्म से मिलेगा, वो आध्यात्मिकता से मिलेगा। आज उसकी कमी दिख रही है, इसलिए कई बार विज्ञान का दुरुपयोग दिखता है। तो इसलिए विज्ञान और आध्यात्मिकता के भी समन्वय की आवश्यकता है। इसी प्रकार आज के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना करनी पड़ेगी। पाठ्य पुस्तकों की फिर से रचना करने की आवश्यकता है आज के संदर्भ में, कि हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, जैसे मैंने 3 बातें कही कि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास, समाज और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, ये हो पा रहा है क्या? तो ऐसी जो बातें हैं, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास, पंचकोश की ये बात सारी आ गई, लेकिन आज की आवश्यकता क्या है, आज की समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, ये सारी बातें आज के पाठ्यक्रम में आने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण पर्यावरण देश भर में जैसे तैसे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, लेकिन सब जानते हैं किस प्रकार पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है। मैं तो रोज, मेरा काम यही है कि मैं देश के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जाता रहता हूं। तो पर्यावरण कौन पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पर? विशेष करके मैंने देखा कि जो टीचर्स फ्री बैठा है वो पर्यावरण पढ़ाने के लिए चला जाता है। न उसमें कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण है, न कोई प्रैक्टिकलिटी है। तो ये पर्यावरण एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा क्लास 1 to PG तक होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और उसका ठीक दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम तैयार करने की भी आवश्यकता है। आज आतंकवाद ये बड़ी चुनौती है, तो उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आर्थिक साम्राज्यवाद, वैश्विक मंदी, ये एक बहुत बड़ा संकट है, तो ये बातें आनी चाहिए। आज विश्व की अनेक भाषाएं समाप्त हो रही है, तो उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, ये एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। आज स्वास्थ्य की सबसे बड़ा संकट, हेल्थ का बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। ऐसे कई बातें जो आज चुनौतियां हमारे सामने है, संकट है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सिलेबस में कैसे जोड़ सकते हैं, ये बातें उसमें आनी चाहिए। साथ ही आज जो सिलेबस में पाठ्यक्रम का जो जड़ता है, रेजिमेंटेशन है, उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। कुछ मात्रा में दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद प्रयोग शुरू होने जा रहा है इस साल से, लेकिन ये देशव्यापी प्रयोग करने की आवश्यकता है कि विज्ञान का छात्र, साइंस का स्टूडेंट्स, मेडिकल का, इंजीनियर का स्टूडेंट्स, वो संस्कृत नहीं पढ़ सकता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने संस्कृत सीखकर, अपने ग्रंथों का अध्ययन करके उसी में से ही रिसर्च किया, शोध किया, अनुसंधान किए। तो इस प्रकार ये जो सिलेबस का रेजिमेंटेशन है, उसको भी तोड़ने की जरूरत है। सोशल वर्क ये एक विशेष करके अनिवार्य रूप से एक हिस्सा होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। सामाजिक कार्य का एक दृष्टिकोण उसमें विकसित हो, एक जीवन दृष्टि उसकी मिले, ये बात अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। इसको भी जोड़ने की आवश्यकता है कि हर कॉलेज
कम से कम एक झुग्गी बस्ती या एक गांव एडॉप्ट करें और उसके विकास के लिए वो काम करें। छात्रों का जीवन की एक दृष्टि प्राप्त होगी और हो सकती है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिल सकता है। हमने एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों का एक सर्वे करने का एक कार्यक्रम किया कि कुपोषण की समस्या ट्राइबल विस्तार में है, तो छात्रों को कहा कि आप आइए, आपके एकेडमिक दृष्टि से भी उपयोगी होगा और समाज के लिए भी उपयोगी काम होगा। 50 छात्र का एक ग्रुप हम ले गए। 4 दिन सर्वे के बाद जब एनालिसिस के लिए बैठे तो छात्र जब बातें करते करते आंखों में से आंसू निकल रहे थे कि उन्होंने ये परिस्थिति देखी नहीं थी। कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारी हो जाती है, वहाँ खाने की समस्या है, वहाँ बच्चों के पैर में चप्पल जूते नहीं होते हैं, ऐसी अनेक समस्याएं देखी उन्होंने। बाद में तय किया कि हम हर महीने इस गांव में आएंगे और यहाँ कुपोषण की समस्या के लिए हम काम करेंगे। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण छात्रों को इसमें से प्राप्त हो सकता है। तो सामाजिक कार्य ये अनिवार्य रूप से एक इसका भाग होना चाहिए और हमारा पूरा सिलेबस वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। सभी पुस्तकें, सभी पाठ्यक्रम, सभी करिकुलम ये वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। वैल्यू यानी मूल्य की कोई अलग से पुस्तक की जरूरत नहीं है, वो पुस्तकों के अंतर्गत ये सारी बातें होनी चाहिए। और देश के स्वतंत्र भारत में जितने आयोग बने, राधाकृष्ण आयोग से लेकर नई शिक्षा नीति और अनेक प्रकार की, शंकरराव चौहान की पार्लियामेंट की कमेटी बनी, कोठारी कमीशन बना, मुदलियार आयोग बना, इन सब ने मूल्य शिक्षा की वकालत की है। लेकिन आज हमारी फॉर्मल सिस्टम में ये बात अभी तक नहीं आई है, तो इसकी आज बहुत ताती आवश्यकता है। महर्षि अरविंद ने तो कहा था कि जब से हमारी शिक्षा से जीवन मूल्यों का विछोह हो गया, तब से देश लक्ष्य भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो गया। तो ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, उसको हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ने की आवश्यकता है। योग शिक्षा, आज दुनिया भर में योग शिक्षा दी जा रही है, उसको शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए। इसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन ये भी कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आज देख रहे हैं पहली बार भारत को ओलंपिक में 5 मेडल मिले हैं, लेकिन उसमें भी कोई गोल्ड मेडल नहीं प्राप्त किया हमने। लेकिन जापान, कोरिया ऐसे छोटे छोटे देश बड़ी मात्रा में मेडल प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका कारण है कि हमारा छात्र, हमारा युवक फिजिकली फिट नहीं है। इसीलिए ये शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। और दुनिया के रिसर्च ये बताते हैं कि शिक्षा का माध्यम तो मातृभाषा ही होना चाहिए। ये लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्र सरकार का है, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस है उनका। वहां के एक प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च किया है कि वो इस क्षेत्र का रिसर्च किया था इसलिए कि बच्चे जब हिंदी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, या अंग्रेजी में लिखते, बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनका रिसर्च ये बताता है कि इंग्लिश में लिखने, पढ़ने, बोलने से वन साइड माइंड है, जो लेफ्ट माइंड, वही एक्टिव होता है, और हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने से दोनों माइंड एक्टिव होता है। किसमें सही विकास होगा बच्चों का? और पूरी दुनिया का ये अनुभव भी है, ये अनुभूत ज्ञान है, कोई ये सिर्फ रिसर्च की बात में नहीं कर रहा हूं। तो ये शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की भी आवश्यकता है। आज शिक्षा संस्थान तो बड़ी मात्रा में खुल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से हम बहुत पुअर हैं। दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में हमारा कहीं नाम नहीं दिखता है। तो इस दृष्टि से क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात भी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बात से उसको लाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की आज के संदर्भ में इस प्रैक्टिस को इस माध्यम से इस प्रकार और भी बातें हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक बातें सोची जा सकती है, और ये 1 घंटे के भाषण में 15 मिनट में सारी प्रैक्टिस की बात नहीं हो सकती है, लेकिन ये एक दिशा हो सकती है। और देश में
बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, विद्वान बहुत लोग हैं, इस दिशा में और बातें सोचा जा सकता है। तो इस प्रकार जो हमारा मूलभूत दर्शन है, हमारी फिलोसॉफी है एजुकेशन की, उस एजुकेशन की फिलोसॉफी को आज कैसे प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, इस पर और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शायद ये उपयोगी हो सकता है। तो इस दिशा में ये प्रयास आज तो एक भाषण के रूप में, एक चर्चा चिंतन के रूप में ये प्रयास की बात यहाँ हो रही, लेकिन हमने कई जगह पर इसकी प्रैक्टिस शुरू की है। हम बहुत छोटे छोटे स्तर पर इसके प्रयोग शुरू किए हैं, उसका रिजल्ट भी हमको सामने दिख रहा है। तो इस दिशा में एक देशव्यापी, विशेष करके सरकारी स्तर पर भी इनकी आवश्यकता है इस प्रकार का प्रयास की। और सिर्फ सरकार के द्वारा सारी बातें नहीं हो सकती है, सामाजिक स्तर पर, एजुकेशन के स्तर पर, एजुकेशन के लेवल पर, बौद्धिक लोगों के द्वारा इस पर एक व्यापक चर्चा चिंतन के द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो जो हमारी फिलोसॉफी है उसको अगर प्रैक्टिस में हम आज ला सकते हैं तो मैं समझता हूं कि जो आज देश की अनेक समस्याओं का समाधान उसमें से प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, और शिक्षा को बदलना है तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, हमारी फिलोसॉफी है एजुकेशन की, उसके आधार पर आज के आधुनिक मॉडर्न युग की आवश्यकताओं के अनुरूप दोनों का समन्वय करते हुए इस दिशा में अगर प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए तो सही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हमारा एजुकेशन की फिलोसॉफी ये आशीर्वाद रूप साबित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।